तो नमस्कार। बातों बातों में कि आज की कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक से अधिक कलाकार, एक नहीं अनेक, ये कलाकार हैं रूपवाणी वाराणसी के प्रमुख कलाकार, उनके गुरु और उनके साथी कलाकार। मैं जोड़ता हूँ और फिर उसी के साथ आपको परिचय भी देता हूँ। प्रणाम सर। नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे हाँ जुड़ गया सर। हूं तो आपसे ही शुरुआत करता हूं। हाँ सर, हम ही लोगों से शुरू कीजिए। है ना? क्योंकि हाँ सर। आ, उसके बाद फिर वो एक फ्लो बन जाएगा तो फिर वो ज्वाइन हो जाएंगी आधे घंटे बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ये है। और बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से संयोजित हो गए हैं। और हाँ सभी सर। अगर और ये कोरोना का दुर्वह भीषण समय न होता और आज विजयादशमी का दिन न होता तो आपका पूरा समूह, आपका यानी हमारा पूरा समूह इस छोटी सी स्क्रीन पर समा गया होता। सच में सर, ये बात तो कोई भी बात शुरू हो उसके पहले ये जी बात कह देना जरूरी है ताकि सनद रहे, वो वक्त जरूरत काम आए कि हम बिल्कुल। चाह के भी इस बातचीत को औपचारिक नहीं बना सकते, क्योंकि हम अपने सरपरस्त, अपने अभिभावक, अपने प्रमोटर से ही बात करने बैठे हुए हैं, अपने अपने उस्ताद से, अपने हमारी आत्माओं की एमआरआई स्कैन कॉपी जिसके पास है, एक ऐसे गुणी मर्मज्ञ के सामने। तो अब हम मैं क्या बात करेंगे, हम तो आपको सुनने आए हैं सर। नहीं, और मैं बल्कि अपने सुनने वालों से मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं भी अपने घर में अपने परिवार से और अपने समूह से बात कर रहा हूँ जिन पर हमेशा मुझे गर्व रहा है और जिनकी अभिव्यक्ति की श्रेष्ठता पर कभी मेरे दिमाग में कभी कोई दूसरा विचार आया ही नहीं। अब ये वाह। जरूर है कि समूह को यहाँ तक आते आते काफी समय लग गया, यद्यपि ये आरंभ में भी आ सकता था। ये आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना काल में जब सभी से ये कहा गया कि आप तो अपनी जगहों पर कैद हो जाइए और किसी से ना मिलिए, उस वक्त का ये एक उपाय कहा जा सकता है जो मुझे निश्चित रूप से मौलिक रूप से मेरा नहीं है ये तरीका, लेकिन बंबई में इस तरह से लोग आपस में मिल रहे थे, गायक कलाकार और सब साथी लोग, और हमको लगा कि हम इसको एक रचनात्मक स्वरूप में, इसको कार्यक्रम के रूप में कर सकते हैं। तब आरंभ में मैं ये नहीं जानता था कि 1 घंटे बाद ये कट भी हो जाता है। हम्म। इसका एक ये है कि 1 घंटा पूरा अलार्मिंग जैसा है, ये आखिरी में आधा मिनट का अलार्म देता है, फिर वो रिड्यूस होकर कट होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 5 बज के 3 या 4 मिनट में हम जुड़े हैं, तो 6 बज के 3 या 4 मिनट तक हमको अपनी बातों में कहीं ना कहीं कंप्लीट होना है। तो मैं आप सबका हाँ। स्वागत करता हूँ। सबसे पहले व्योमेश जी, इन सब के मार्गदर्शक, और मंच पर ये सब जब चरित्र होते हैं और उसके साथ साथ आश्चर्यजनक रूप से देखने वाले को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देते हैं, वो एक पूरी प्रक्रिया के सर्जक। और व्योमेश जी के साथ बैठे हैं, एक तरफ तापस, एक तरफ शाश्वत, और सामने साक्षी। साक्षी बाल हनुमान, तापस हनुमान, शाश्वत क्या है? शाश्वत यूथ पति हैं सर, सेनापति। यूथपति। और दरअसल शाश्वत तो मैकबेथ की चुड़ैल हैं, हाँ, राम की शक्ति पूजा में एक्सपोर्ट होके चले आए हैं। क्या बात है। और स्वाति नंदिनी इस समय कार्यक्रम देख रही हैं, और हम उनसे कुछ देर बाद मिलेंगे, उनके साथ भी जुड़ेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक पूरा है। और आज वास्तव में एक ऐसा सुखद संयोग बना, ये परसों तक मुझे नहीं अनुमान था कि आज आप इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन अचानक से सूझना शुरू हुआ कि इतवार भी है, विजयादशमी की बेला भी है। अभी एक अलग बात है कि आज और कल का एक भ्रम है, तो ठीक है, भ्रम देश को बना रहे, हमें कोई भ्रम की स्थिति है नहीं। और मुझे लगा कि इस पूरे इस विशिष्ट अवसर पर, इस विशिष्ट प्रस्तुति के साथ
हम संवाद करें। हमारे मित्रों में अब धीरे धीरे लोग शामिल हो रहे हैं। मेरे सुनीता सिंह जी का मैं स्वागत करता हूँ भोपाल से। वे बहुत अच्छी एंकर हैं और कल ही अभी रामलीला की प्रस्तुतियों से निवृत्त हुई हैं। बहुत अच्छी भाषा और परिमार्जन के साथ वो संस्थाओं और गतिविधियों को परिचित कराती हैं, कलाकारों को भी। तो मैं अब एक तो मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे मुझे इन्हीं महीने 15 दिन में इंदिवर शब्द जो राम की शक्ति पूजा में गाते हुए आया है, इंदिवर का अर्थ मैं केवल हाँ। गीतकार इंदिवर ही समझता था, लेकिन वो वो नीलकमल के लिए कहा जाता है, ये मैंने पहली बार जाना। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिप कर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। हाँ। यहाँ पे सर और कमल के फूल की चोरी के समय ये पर्यायवाची इस्तेमाल किया है। ये मैंने अपने पिता को पिछले दिनों ये राम की शक्ति पूजा पूरी दिखाई, टेलीविजन में सेट करके और यूट्यूब के माध्यम से। और मैंने कहा था कि ये दरअसल एक पूरा एक आध्यात्मिक स्वरूप को जिस तरह से देखकर आनंदित हुआ जाता है, मैंने कहा पापा जी आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और वो स्वयं भी चकित हो गए सब देखकर। तब मैंने जाना। और ऐसे ही यूथ पति को लेकर भी मेरे मन में जिज्ञासा है कि अमूमन यूथ तो युवाओं को कहा जाता है, इस पे यूथ पति जो है, इसका यूथ शब्द का क्या अर्थ है? यूथ सर तुलसीदास के यहाँ आया हुआ शब्द है, जूथ बरूथा। यूथ हाँ। का अर्थ समूह है मानस अच्छा। में, मतलब हाँ। जो यूथ उनके यहाँ समूह के पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल हुआ है। और यूथपति का अर्थ है समूह का नायक, एक छोटी सी टुकड़ी का नायक। सेना की एक छोटी सी टुकड़ी यूथ हुई और उसका नायक जो है उसको यूथपति। जैसे सेनापति किंचित बड़ा शब्द है, यूथपति पदानुक्रम में थोड़ा नीचे आता होगा। अच्छा अच्छा। वो यूथपति इसमें इस्तेमाल किया है जम के निराला ने। हाँ, तो ऐसे कुछ शब्द बड़े चमत्कृत करते हैं। प्रेम गुप्ता जी भी इस कार्यक्रम को आप देखने ज्वाइन हुए हैं। आप प्रेम गुप्ता जी को जानते हो? प्रेम गुप्ता सर को प्रणाम हम लोगों का। वे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रह चुके हैं पहले, और वो खुशी है कि वो इस कार्यक्रम में भी किसी भी आयोजन का आपके चित्त के भूगोल में वो हमेशा रहते हैं ना सर। हाँ, प्रेम गुप्ता सर। बिल्कुल बिल्कुल, एक कलेजे का टुकड़ा है मतलब हमारे। हम लोग उनके यहाँ गए थे, कितना आनंद हुआ था। मेरे ख्याल से राम की शक्ति पूजा का ही कोई प्रसंग हम लोगों ने उनके समूह द्वारा अभिनीत देखा था। हाँ, उनके यहाँ भी तैयार हुआ है। इनके यहाँ भाभी जी ने, वैशाली जी ने साकेत और राम की शक्ति पूजा तैयार किए हैं अलग अलग समय में। आप से जानना चाहूंगा कि राम की शक्ति पूजा की परिकल्पना कितने वर्ष पुरानी है बेले की आपके द्वारा, और किन क्षणों में, किन मनस्थितियों में आपने इस कृति को चुना इस तरह से प्रस्तुत करने के लिए मंच पर? कहानी थोड़ी लंबी है सर, लेकिन सुनने वाले आप हैं तो बताने में कोई संकोच नहीं है मुझे। मेरी माँ ने सन 70 में निराला की काव्य भाषा पर पीएचडी की थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। उनका नाम डॉक्टर शकुंतला शुक्ल था और उन्होंने प्रोफेसर बच्चन सिंह के सुपरविजन में इस काम को अंजाम दिया था। बच्चन सिंह जी बाद के दिनों में मुझसे कहते थे, पता नहीं ये बात कितनी प्रामाणिक है कितनी नहीं, कि एक कवि की काव्य भाषा विशेष पर किया गया वो पहला शोध था। तो अम्मा इस अर्थ में एक अनूठी अनुसंधायक थी। हाँ। और तभी से निराला की काव्य भाषा में तमाम सारे तत्व उन्होंने देखे थे अपने शोध प्रबंध में। उनके मन में तभी से एक बेचैनी थी कि इसका मंचन होना चाहिए, राम की शक्ति पूजा का। निराला के पूरे वांग्मय में से यही एक कविता थी जो उन्हें हॉन्ट करती थी मंचन के लिए। और जैसे अजपा जप होता है, मन में किया जाने वाला जप, वैसे वो इसको याद करती थी। मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मैं सन 80 में पैदा हुआ। और जब से मेरी स्मृति है, घर में जो भी रंगमंच का माहौल था,
हम लोगों का एक विद्यालय है, उस विद्यालय में वार्षिक आयोजन होते रहे हैं, तो बच्चों के साथ काम करने का लगातार अम्मा का अनुभव था। बीच बीच हाँ। में बड़ों के साथ काम भी करती थी वो, लेकिन ये राम की शक्ति पूजा वाली कला उनके भीतर गूंजती रहती थी, और वो गूंज हम लोग उनके इर्द गिर्द रहने वाले उनके यूथपति सुना करते थे। बहुत छोटेपन में अम्मा ने मुझे एक लालच दिया कि तुम शक्ति पूजा की पंक्तियां याद करो तो हाँ। तुमको पैसा मिलेगा। तो मैंने पैसे के लिए तो नहीं, लेकिन ऐसे ही उनको प्रभावित करने भर के लिए शक्ति हाँ। पूजा याद करनी शुरू की, और एक समय ऐसा आया जब मुझे राम की शक्ति पूजा पूरी याद हो गई। ओहो। उसका जो पहला अनुच्छेद है सर, वो उच्चारण के लिहाज से बहुत कठिन माना गया है, बिल्कुल संस्कृत है वो पहला पैराग्राफ उस महान कविता। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का पराजय समर। आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शक्षेद संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम भूह। इस तरह की पंक्तियां याद करके भी बहुत रोमांच होता था, और एक चीज होती जा रही थी जो पता नहीं थी कि क्या है। तो राम की शक्ति पूजा मेरे भीतर बजने लगी बहुत कम उम्र से। हाँ। और फिर अपना जीवन सहज भाव से जीते हुए, परास्नातक करते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गया, वहां से किसी बनारसियत की तलाश में भाग करके वापस आ गया बनारस, और यहाँ कविताएं लिखने लगा, समीक्षाएं लिखने लगा। आप बेहतर जानते हैं 2000 के बाद से, हाँ। 2010 के आसपास मैं अपनी माँ के विद्यालय में यूं ही अध्यापन करने लगा, और मुझे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाओं में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने का मौका मिला। तो मेरा ध्यान कविता पर ज्यादा होता था, निराला भी थे पाठ्यक्रम में, हालांकि राम की शक्ति पूजा नहीं थी। तो जैसे जब मैंने जयशंकर प्रसाद की कविताएं पढ़ाई, तो मैं छात्रों छात्राओं को जयशंकर प्रसाद के खंडहर मकान में ले गया। तो वहां उस मकान में कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन क्रिकेट खेलते बच्चों को देखकर मेरे अपने विद्यार्थी मेरी ओर देखने लगे और ऐसे मुस्कुराए कि देखिए भला, जयशंकर प्रसाद के मकान में ये बेवकूफ क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या थे जयशंकर प्रसाद और यहाँ ये हो रहा है। तो मुझे लगा कि जयशंकर प्रसाद की महानता के बादल इन बच्चों पर भी गिर आए हैं, ऐसा लगने लगा मुझे। हाँ। एक जो लेखक का कल्ट है उसके करीब ले आने की कोशिश मैंने की। एक जो हिंदी का कवि होने की बात है, उस बात को थोड़ा और करीब से अनुभव करने का अवकाश मैंने कविता पढ़ाते हुए कुछ लोगों को दिया, और तब उसका लॉजिकल कंक्लूजन ये था कि मैं उनको कविता के प्रैक्टिकल की ओर ले जाता हूँ। ये तो सिद्धांत हुआ कविता का, जैसे लैब में जाते हुए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हुए, वैसे साहित्य का प्रैक्टिकल क्या हो सकता है। तो फिर मंचन की बात आई। मैं बचपन से मंचन से जुड़ा हुआ था, और मंचन की बात जब आई सर, तो संगीत की भी बात आई। हम लोग बचपन से ही बनारस घराने के शास्त्रीय संगीत से भी कभी दूर कभी पास का संबंध रखते थे, तो वो सब कुछ एक चुनौती की तरह रहा मेरे लिए। सर मैंने कभी आपसे बताया नहीं, एक बहुत मूर्धन्य संगीतकार हैं जिनका नाम लेना मुनासिब न होगा। हम लोगों ने उनसे संपर्क किया राम की शक्ति पूजा की कुछ पंक्तियां संगीतबद्ध कर देने के लिए, और उन्होंने खालिस ध्रुपद शैली में वो पंक्तियां हमारे लिए संगीतबद्ध की। उसको सुनने के बाद हमारे कलेजे पर मानो बहुत बड़ा पत्थर जैसे पड़ गया हो। वो अभिनय नहीं थी सर, वो शास्त्रीय तो थी, लेकिन वो अभिनय नहीं रह गई। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतों से जूझते हुए, किसी से बच बचा के निकलते हुए, हम लोगों ने उसका पहला ड्राफ्ट, उस मंचन का फ्लोर पर पहला ड्राफ्ट तैयार कर दिया। रूपवाणी बन चुका था तब तक? सर रूपवाणी थी। अच्छा। रूपवाणी की दूसरी प्रस्तुति है राम की शक्ति पूजा, उसकी पहली प्रस्तुति तो कामायनी ही है। अच्छा। ये पुनर्नवा रूपवाणी इसको आप कह सकते हैं। रूपवाणी मेरी माँ की संस्था थी, और उसको उन्होंने
89 में ही पंजीकृत करा लिया था एक सोसाइटी की तरह। हम्म, वो काम करती रहती थी बीच बीच में, लेकिन हम्म, एक पूरा वक्ती रंग कर्म जिसको कहा जाएगा, जो हाँ, प्रेम गुप्ता शैली का रंग कर्म है कि हम रंग कर्म के सिवाय कुछ नहीं करेंगे, इस वाले फेज में वो दाखिल हुई सन 2011-12 से। और कुछ कदम लड़खड़ा के चलने के बाद उसको राम की शक्ति पूजा का आश्रय मिल गया। अच्छा। तो ये लगभग और सर 2011-2012 की बात होगी। जी, 2011-12 की बात है बिल्कुल। तो इस वाह, ये जो अध्याय है रूपवाणी की पुनर्नवता का, ये 7-8 बरस पुराना है। क्या बात है। बाकी आप इसको 2014 से जानते ही हैं। हाँ, 14-15 से मैं जानता हूँ इसको। 15 अ, से 15 से। लगातार। और उसपे ये सारे के सारे जो अ, किरदार हैं, चरित्र, जो आपने किस तरह डिफाइन किए लोगों में, अपने ही लोगों के बीच कैसे कैसे देखे, उसकी क्या क्रिएटिव प्रोसेस क्या रही, सृजन प्रक्रिया। सर, बनारस की रामलीलाओं में राम बनने का अवसर मुझे मिला है। हम्म, उसके कई कारण हैं। मैं मेरा यज्ञोपवीत हो गया था, मैं जन्मना ब्राह्मण था, हम्म, मैं उस उम्र में रामलीला के संयोजकों द्वारा देख लिया गया था जिस उम्र के बच्चे यहाँ स्वरूप बनते हैं। तो सर, स्वरूपों की उम्र जो है मुझे बहुत हॉन्ट करती थी। वो हाँ, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की आयु का 11 बरस, 12 बरस, 13 बरस का होना मुझे बहुत अजीब लगता था कि ये कैसा रंगमंच है कि जो एकदम जो जिन्होंने बोलना सीखा है अभी कुछ दिन पहले, चलना और दौड़ना सीखा है, उनकी इतने महाकाव्य के नायकों प्रतिनायकों की तरह कल्पना कर लेता है, नायिकाओं की तरह। सीता भी हाँ, लड़का बनता है सर रामलीला में, आप जानते ही। और सही सर, बात। आपके पास आपसे बातचीत हुई है कानपुर की परशुरामी शैली की रामलीला पर और कानपुर में होने वाली रामलीलाओं पर। बनारस की रामलीलाओं का मिजाज बिल्कुल फर्क है, वो हमने एकदम असल अलग में तरह से। भोपाल में जो आदिवासी लोक कला एकेडमी राष्ट्रीय हम्म, रामलीला मेला करती थी व्योमेश जी, हाँ उसमें सर। बनारस और अयोध्या से भी रामलीलाएं जो आती थी, और उसके हाँ अलावा उड़ीसा से, दक्षिण से, और अलग अलग प्रांतों से, पश्चिम बंगाल से, दिल्ली हम्म, से, हाँ और सर। इधर मध्य प्रदेश में सतना में एक केंद्र रामलीला का एक अलग आज भी कायम है। मतलब बहुत एक मंडली रह गई, लेकिन वो किसी तरह सरवाइव कर रही है। तो हमें लगभग हाँ सभी शैलियों की रामलीला देखने का अवसर ये लगभग गेस्ट ट्रेजेडी के साल में ही कई साल लगातार मिला है, 85, 86, 87, 88 के आसपास। तो बनारस की रामलीला अपने स्वरूपों की वजह से, अपने श्रृंगार की वजह से, मुकुट बहुत सुंदर सुंदर, और एक भव्य झांकी की तरह सौरा हुआ रामलीला भव्य मंडली झांकी। मेरे को, मुझे अभी याद है। सौरा हुआ रामलीला मंडली वाराणसी और अवध आदर्श रामलीला मंडल अयोध्या, ये आया करती है उस समय। सोरा ये मेरे को कुआं, ना, सोरा कुआं भी रामलीला। ये मेरे को आज तक रटा हुआ है। हाँ तो वो वो जो एक अनुष्ठानिक, कलात्मक, और जो एक बनारस की पूरी एक संस्कृति का रचा पका जो स्वरूप है, उसको लेकर एक आभा और एक छटा अपने दिमाग में उस समय से रही है, जो मैंने फिर आपकी प्रस्तुति में बहुत मैच्योर उम्र में देखी आकर के, वही मुकुट और वो सब सारा। और यहाँ मैंने कलाकारों में जिस तरह से देखा कि स्वाति नंदिनी राम और सीता के चरित्र को करती हैं, तापस हनुमान के चरित्र को करते हैं, साक्षी जो है एक बाल हनुमान के अलावा और भी एक कैरेक्टर करती हैं, जी। जहां अब तक सर, मुझे याद अब है। तो हाँ हाँ, अब तो एक और प्रसंग से ये बीच बीच में लक्ष्मण बन के आ जाती है मंच। कई बार। हाँ। हाँ हाँ। और शाश्वत का आपने बताया ही, ये सब जो सारा है। और आ, वास्तव में इसको इतना डूब करके रचा है, ये सब कैसे, थोड़ा सा और बताइए कि किस तरह से ये उसमें आप इन्वॉल्व होते गए। क्योंकि मैं जैसे, मुझे आंसू आ जाते हैं, रोने लगता हूँ मैं जब जिस समय वो आखिरी
फूल जो गायब से आता है वो तय करते हैं कि मैं अपनी आंखें निकाल दूंगा। जो क्या वो लाइन है, जब बोले माँ कहती थी कि तुम राजीव नयन हो, हाँ सर। तो जो डूब के देख रहा है वो कांप जाता है हाँ, जब वो चाकू या कोई उठा लेते हैं ना आंख निकालने के लिए, कि अपना क्या हो कीड़ी जाएगा उठा मतलब। लेते हैं, हाँ कि तूड़ी का। क्या, हाँ क्या हो जाएगा पता नहीं इस ब्रह्मांड में अचानक जब ये अगर ऐसा कुछ हो गया तो इतने असल में गहरे सर वो प्रभाव। जो, हाँ, वो सर जो हमारी अपनी पराजयों का, हमारे अपने अपमान का ग्रे मैटर हमारे भीतर है। निराला की जो अपनी तकलीफ है वो उनके हाँ। राम में रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए हम्म, उस बिंदु पे एक बहुत पुराने शब्द का सहारा लें अगर, तो साधारणीकरण बड़ा जबरदस्त होता है। और उसको हम्म, स्वाति ने इतनी शिद्दत से समझा है। ठीक जीवन को जो पाता ही आया, वो जो हमारे प्रकरण में राम बनती है स्वाति, राम की हाँ शक्ति पूजा में, हाँ उसने उस सेंस ऑफ डिफीट को, जो हाँ हारने की तकलीफ है, पीछे हाँ छूट जाने की तकलीफ है, उसको सही सही समझ लिया है। अपनी वर्गीय स्थिति के कारण, अपनी जेंडर पोजीशन के कारण, तमाम कारण उसके पीछे काम करते हैं। जैसे मैं देखता हूं कि हनुमान का जो, हनुमान के भीतर जो एक आक्रामकता है, हाँ और कई बार विवेक का अतिक्रमण कर जाने वाली आक्रामकता है, अपने ही विवेक के पार चले जाने वाली आक्रामकता है, और जो पैशन है दुनिया को खिलौना निगाह से देखने का, वो तापस हाँ में के ही स्वभाव में बद्धमूल है। मैं जानता हाँ हूं कि ऐसे टोटके जो है किसी एक प्रस्तुति में तो आपका साथ देते हैं, लेकिन फिर दूसरी प्रस्तुति में एक बहुत सिद्ध हनुमान को जब आप मैकबेथ बनाते हैं तो वैसी ही मुश्किलों में भी पड़ जाते हैं। मैं भी पढ़ता हूं सर एक निर्देशक के तौर पे, वैसी जटिलताओं के चक्रव्यूह में बिल्कुल घिर जाता हूं कि हम्म, एक कलाकार जिसके निहायत प्राकृतिक स्वभाव का, उसके इकोसिस्टम का मैंने किसी नैरेटिव के हक में इस्तेमाल कर लिया है, जैसा नैरेटिव राम की शक्ति पूजा है, तो फिर वो कलाकार तो अपने को कलाकार समझ रहा है, और मैं उसके पूरे जीवन को उसके चरित्र की तरह देख रहा हूं, तो उसको फिर दूसरा चरित्र कैसे बनाया जाए। ये दिक्कतें राम की शक्ति पूजा की लगातार सफलता और उसके लगातार मंचनों के बाद किसी बड़े प्रश्न की तरह मेरे सामने खड़ी रहती है। लेकिन हाँ इनको तैयार करते समय तो मेरे मन में ये था सर, इन सभी हाँ कलाकारों को भावनात्मक रूप से तैयार करते समय, शारीरिक रूप से बहुत सारी कार्यशालाओं के जरिए ये लोग तैयार हुए। उसमें हम लोगों हाँ ने 3 डांस फॉर्म्स का सिमुलेशन किया है, कथक, छऊ और भरतनाट्यम। तो हम्म, भरतनाट्यम के कुछ अंगिक मुझे याद थे, वो मैंने इन लोगों को बताए। हम्म, छऊ की कार्यशालाएं हम लोगों ने पद्मश्री शशिधर आचार्य के साथ की। मैं भी छऊ में उन्हीं का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे जो कुछ चीजें अच्छी लगती थी मैंने उनको इनकॉर्पोरेट करने की लगातार कोशिश की। और सर उनकी स्पाइन इतनी कोमल थी हमारे बच्चों की, जब वो इस हम्म, प्रस्तुति में दाखिल हुए तो सबसे बड़े कलाकार की उम्र थी 13-14 साल, हाँ और छोटे और जो सबसे छोटा था उसकी उम्र थी 10 साल, साथी की तो और भी कम थी, 6 साल। 6 साल। तो तो सर उससे ये हुआ, उससे एक बात ये हुई कि उस स्पाइन को हम लोगों ने अपनी मर्जी से ढाल लिया, उसको हम्म, लगातार करेक्ट करते रहने का मौका था, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं था, थकने हाँ की दिक्कत नहीं थी। हम लोगों ने सर ये जो पूरा राम की शक्ति पूजा एक नाम का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो तैयार वस्तु है राम की शक्ति पूजा नाम के रूपवाणी के मंचन की, वो हम्म, बहुत ज्यादा रिहर्सल्स का नतीजा है, अगर सरलीकरण करके कहा जाए। हम लोगों ने, आज ही मैं हिसाब लगा रहा था आपको बताने के लिए, कि अगर 3 महीने रिहर्सल करते थे तो एक शो करते थे, हम्म, और ये सिलसिला प्रायः अब तक चला आ रहा है। और एक दिन में अगर 2 घंटे भी काम किया तो 30 दिन में 60 घंटे। और हम छुट्टी भी नहीं करते थे बहुत दिनों तक, तो इतना आवेग था, इतना मन लगता था सर उस काम में कि हमने छुट्टियां ही नहीं की। तो हम्म, 3 महीने में अगर 36, 18, 180 घंटे की रिहर्सल की, तो हमारे हर शो के पीछे औसतन 180 से 200 घंटे की रिहर्सल है। 1 घंटे का शो, 200 घंटे की रिहर्सल। और हमने क्या उस बात। रिहर्सल में बहुत सारे काम किए, थकाते थकाते थकाते।
थकने के बाद जो आफ्टर थॉट है, जो आफ्टर बॉडी लैंग्वेज है, उसको ले आने की कोशिश की। लगातार मजमून में, जैसे पाही शुक्ल की बहुत अच्छी किताब है, वो बहुत बड़े मर्मज्ञ है निराला के, छंद छंद पर कुमकुम मैंने पढ़ ली। तो मैंने तो पढ़ ली सब, अब उसको कम्युनिकेट कैसे कर लूं तापस के जहन में, साथी और शाश्वत के जहन में, स्वाति, नंदिनी, काजोल, विशाल, वंशिका, आकाश के जहन में, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। और उसको सर एक बात और है कि आधुनिक रंगमंच ने बहुत बहुत तीर मारे हैं, जाहिर है, निश्चित रूप से, लेकिन सर जो गुरुकुल वाली प्रणाली थी ना, गुरु शिष्य परंपरा को जिस तरह से हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, जब भी आप ट्रेडिशन में जाने की कोशिश करते हैं तो वो प्रणाली बहुत हेल्प करती है हमको, बहुत सच्चे वास्तविक अर्थों में, क्योंकि जिस एक ही काम को बार बार करने के लिए जो आत्मानुशासन चाहिए, गुरु का जो भय चाहिए, वो मेरे समकालीन में मेरे लिए नहीं हो सकता। अगर मैंने जिन लोगों के साथ रंगमंच सीखा था उनको मैं राम बनाता तो मुझे ही देख के हंसी आती है, तो उनको राम या लक्ष्मण बनाता तो दूसरे वो मेरा कहना ही ना मानते, कमबख्त, कितना कहना मानेंगे। और ये सब समझदारी की चीज तो थी नहीं, समझदारी से होना नहीं था इसको। मैं कहूं और आप समझ लें और फिर आप वो कर दें, अगर आप मेरे अभिनेता हैं तो। ये तो कर करके देखने का शास्त्र था। तो हम लोगों ने बहुत करके देखा है, बहुत सारी गलतियां की हैं, उनको सुधारा, बहुत मार भी खाए हैं सब लोग उसी चक्कर में। एक बात ये है कि जैसे वो पूरा कालखंड जिसमें ये घटित होता है प्रसंग, जिसमें निश्चित रूप से राम एक जीवन की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अयोध्या छोड़ने के बाद लगातार, मतलब अगर निश्चित रूप से वो राज्याभिषेक उस समय उस सुबह हो जाता तो ये सब चीजें घटित होती ही नहीं, वहीं पर कहानी खत्म हो जाती, एक ग्रुप फोटो बन जाता, उससे हनुमान ना होते, वो एक अलग बात है। पर जैसे हमारे हिंदी सिनेमा की भी धारणा ना कि एंड में अंत भला तो सब भला, उस पर ग्रुप फोटो के साथ द एंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दरअसल राम को तो कुछ और ही होना था ना, तभी तो आज इतने हजारों साल के इतिहास में आज भी हम क्यों उनकी बात करके और उनकी कल्पना करके उनको फील करके ऊष्मा से भर जाते हैं, सिहरन से भर जाते हैं, उसकी क्या वजह है? यहाँ भी मैं देखता हूँ कि वो एक बड़ी, लगभग वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो बिल्कुल कगार पे आ चुकी है, जहां पर लगभग जो करो या मरो का नारा जो बाद में हमारे यहाँ गांधी जी और सबने दिया दूसरे देशभक्तों ने। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इस पूरे प्रसंग के को जब मैं मंच पर घटित होते देखता हूँ तो हमारे रूपवाणी के राम की शक्ति पूजा के राम जो है बहुत विचलित, बहुत चिंतित, बहुत डिस्टर्ब और लगभग अंदर ही अंदर अपने आप को दांव पे लगा हुआ पाते। ये पूरी फीलिंग जो है, ये एक 13, 14, 15 साल की बच्ची में इस तरह की फीलिंग लाने का जो एक पूरा जादू है, एक निर्देशक की तरह कैसे संभव हुआ, एक कलाकार की तरह कैसे संभव हुआ? सर सिद्धांत तो वही है, सो जानहि जिमि देहु जनाहि, जानहि तुम ही हुए जाही, तुमको जानना तुम हो जाना। स्वाति और नंदिनी में जो सर आत्मानुशासन है, इन लोगों ने रूपवाणी के इतने बहुविध काम किए हैं। और मेरी माँ के सुपरविजन में जिस तरह की ट्रेनिंग हुई है इन लोगों ने सर, प्रस्तुति माँ के देहांत के बाद अम्मा हमारे रंग समूह की ड्रेस डिजाइनर थी, वो परिकल्पना करती थी, उस लिहाज से कपड़े तैयार होते थे चरित्रों के, और तभी वो उतना ऑथेंटिकेट करते हैं आज की तारीख में। हम लोग करते तो जरूर कुछ न कुछ फूल जुलूल हो गया होता, मुझे अब ये लगता है। बात को हम लोगों ने उसको उसी दिशा में बढ़ाने की कोशिश की। सर उनके साथ काम करने का जो अनुभव था, कपड़े की सिलाई, कपड़े का रख रखाव, मुखौटों का रख रखाव, मुकुटों का, आभूषणों का रख रखाव, उसमें इन सब लोगों ने, और स्वाति नंदिनी की ही बात नहीं है, काजोल, साखी, वंशिका, सबने देखा देखी जैसे सर एक बकरी के पीछे 50 बकरियां चली जाती हैं और गड़ेरिया एक ही होता है। मैं थोड़े से अभद्र रूपक में बात कर रहा हूँ,
लेकिन एक बांसुरी, एक गड़ेरिया और एक ला 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 की आवाज, एक पुकार, और फिर एक सही रास्ते के पीछे महाजनों ये गतों से पंथा, 10 लोगों का सही रास्ते पर आगे बढ़ना। मैंने देखा है सर कि यही रास्ता था रूपवाणी के कलाकार। इसने कुछ लोगों को ट्रेंड किया और कुछ लोगों के मन में एक अजीब सा उचाट भर दिया। बहुत कम ऐसी संख्या है जो हमें छोड़ के चली गई, ऐसे 3-4 लोग हैं, और वो भी बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, मुझे बेहतर पता है। और बाकी लोग यही टिके हैं, उसी में अपना सर लड़ा रहे हैं और अपना काम धाम कर रहे हैं। ये शायद तो है। हाँ बोलो, बात पूरी कर लो। सर शायद कोई भी रंग समूह भारत का जो सक्रिय रंग समूह है, जैसे कि हम लोग हैं, अपने अस्तित्व, वो कभी भी अस्तित्व में आया हो से लेके अब तक शायद सबसे बड़ी मुश्किल का सामना इन दिनों कर रहा है, जबकि किसी ने भी 7-8 महीने से कोई काम नहीं किया है। हाँ। लेकिन सर मैंने आपको बताया नहीं, इस बीच में गायब रहा आपकी निगाहों से, आप जानते ही हैं। वो इन लोगों ने कुछ और भी अच्छे काम किए। हाँ। इन सभी कलाकारों ने मिलकर 2-3 शॉर्ट फिल्म्स बनाई। हाँ। और वो मैं इस बातचीत के बाद आपको भेजूंगा। वो उसमें भी वही है सर, अंतर्वस्तु चाहे जो भी हो, इनका अपने आप को शिल्पित करने का जो तरीका है वो बहुत पारंपरिक, बहुत भारतीय और बहुत स्थानीय भी है। लेकिन सर उस मासूमियत में से न जाने क्या निकल के आ जाता है, जैसे कि आप उस पर यकीन करने लग जाते हैं। सर अब मैंने देखा है ना कि बहुत से कलाकार होते हैं जो बड़े माने जाते हैं, लेकिन आप उनको देख के कन्विंस नहीं होते, आपको लगता है कि ये सच नहीं कर रहा है। और बहुत से कलाकार होते हैं, चाहे बड़े माने जाएं या छोटे माने जाएं, उनको देख के न जाने क्यों मन कन्विंस हो जाता है, वो एक कन्विंसिंग आर्ट की ओर बढ़ते हैं। तो मुझे इस बात पे सर बहुत गहरी तसल्ली होती है कि मेरे कलाकार सब जो है मुझे बहुत कन्विंसिंग काम करते हुए दिखाई देते हैं मंच पर। उनको देख के लगता है कि वो वही हैं जो कि वो चरित्र है। अब ये कैसे हुआ है, सबके लिए अलग अलग तरीकों से हुआ है कि कोई एक तरीका है, उस पर हम लोगों ने सर आपके ही साथ, और ये तो औपचारिक बातचीत है, अनौपचारिक न जाने कितनी बातें की है इस बारे में। और भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे ये बातें हो पाती हैं, लेकिन वो सर हुआ तो है, ये कन्विंसिंग आर्ट की ओर हम लोग बढ़े हैं, एक ईमानदार अभिव्यक्ति की ओर। और इस बात को भी बहुत जोर देके कहना अश्लील है अपने आप में, लेकिन ये हुआ है सर। मैं इन सबसे कुछ कुछ सुनना चाहता हूँ। हाँ बुलवाइए सर। एक तो मैं सबसे पहले तो साकी से शुरू करूं। साकी की स्मृतियों में ये प्रस्तुति कितने वर्ष पुरानी हुई? 7-8 वर्ष पुरानी? हाँ बताओ। 6 साल 6 साल हुए। 6 साल पुरानी हुई। और बाल हनुमान से लेके जो अब जो लक्ष्मण बनने लगी हो, लक्ष्मण कब से बनने लगी हो? 1 साल से। 1 साल पहले से। और लक्ष्मण क्या करते हैं इस प्रस्तुति में? अब हमने तो देखा नहीं, बिना लक्ष्मण के देखी है। लक्ष्मण किस तरह उस पे आते हैं? बताओ बताओ क्या करते हैं, तो जो मन में है वही बता दो ना। थोड़ा सा सोचो जब तक मैं हनुमान जी से बात करता। हनुमान जो लगभग उनके राम के टूटते मनोबल को अपनी सीमाओं से, क्योंकि वो तो एक भक्त है और ज्यादा सोच विचार नहीं है, जरा सा भी राम का दुख देखेंगे तो पता नहीं क्या कर डालेंगे। ये एक जो भाव तुम्हारा उसमें अनेक दृश्यों में प्रकट होता है, ये क्या है? सर ये उनके प्रति बहुत ज्यादा प्रेम का भाव है, हनुमान का राम के प्रति। क्योंकि मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैंने शुरू किया था तो मैं हनुमान नहीं बनता था, पहले मैं बंदर बनता था। हाँ हाँ। तो उस समय लगभग 4 साल पहले बंदर बनते समय ये पता ही नहीं था कि इतना ज्यादा कनेक्ट कैसे राम से हुआ जाएगा, कैसे हाँ। होंगे हम लोग कनेक्ट।
तो फिर हनुमान बनने के बाद ये पता चला कि बहुत ही इंटरनली रिश्ता, उनसे बहुत ही जुड़ाव का संबंध है राम का और हनुमान। मतलब दोनों कभी कभी बिल्कुल एक हैं और बहुत अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग। हाँ तो इसलिए इसलिए बहुत ज्यादा उनके साथ रहना, उनसे सीखना। शुरू शुरू में ट्यूनिंग अच्छी नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर बाद में करते करते, अभ्यास करते करते अच्छा हुआ। हम्म। सर वो इसमें शुरू में तो और एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि इसमें यह था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, मतलब कविता पूरी लगभग समझ में नहीं आती थी, हाँ लेकिन म्यूजिक पूरा सुनाई देता था, रिदम म्यूजिक का जो है। तो हाँ उसके लिए फिर वो मैंने उससे जुड़ाव कर लिया, हाँ। फिर उसके साथ और काम। इस पे ये एक बात है कि एक बहुत बड़े पटकथा लेखक, मतलब उनसे बड़ा मैं किसी को मानता नहीं, और उनकी विद्वता और उनकी एक एक बात का मैं बड़ा कायल हूं। उनसे मैंने ये बात सुनी है कि बोले कि मुझे रामचरितमानस में हनुमान का होना बहुत आश्चर्यचकित करता है, और ये कहते हैं कि पूरी लड़ाई जो है वो असुरत्व और सुरत्व के बीच में है, सुर असुर के बीच में है। कैसे एक पूरी चुनौती छाई हुई है, और यहाँ पर सबकी निष्ठाएं डामाडोल होती है अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में, सिवाय हनुमान के। हनुमान के लिए केवल राम, मतलब लक्ष्मण भी नहीं, सीता भी नहीं, केवल राम। और बोले वो चूंकि वानर थे, इसीलिए उन्होंने अपने अपने जीवन का, अपने निष्ठा का 100% उनको दिया। बाकी सबकी अगर मात्रा को आप तौलेंगे, मापेंगे, तो कुछ कुछ कम निकल आएगा। और इसका फिर उन्होंने कई तरह से उदाहरण दिया मुझे, वो मैं फिर कभी बताऊंगा अलग से अनौपचारिक होकर। लेकिन हनुमान को लेकर एक बहुत असाधारण बात उन्होंने ये कही कि वो केवल सर बनारस में एक और पहलू है, अब तापस ही बताया तो ज्यादा बेहतर है कि हाँ, बनारस में तो हनुमान बिल्कुल हीरो है, और अच्छा, तुलसीदास जो रामचरितमानस के मजमून में नहीं कर पाए हैं, हाँ हाँ अगर नहीं कर पाए हैं तो हालांकि वहां भी नायक से कम वजन नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कम वजन हनुमान को नहीं दिया उन्होंने। अब हाँ बनारस में तो सर सारी हदें पार कर दी उन्होंने, अखाड़ा बनाया। हाँ अखाड़ा तुलसीदास, सर आप गए भी हैं वहां पे, हाँ अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास ने वो बना, चाहे जिन वजहों से हो, अखाड़े में जोर करने वाले पहलवानों के, और वो बहुत अच्छे पहलवान हैं, उनके आराध्य हनुमान जी हैं। हाँ और सबसे ऊंची बात जो उन्होंने की सर, संकट मोचन मंदिर जो बनाया, हाँ पंकटी जी का मंदिर बनाया, इन हाँ मंदिरों ने उस देवता को शक्ति का, संगीत का भी, बनारस में तो कलाओं का, अभिव्यक्ति की सारी विविधता का देवता बना दिया। और इस बात से मैंने एंगेज करने की कोशिश की है लगातार, न सिर्फ हनुमान को जो पहले तापस नहीं बनता था, बल्कि सारी वानर सेना को। इस बात से राम को भी बहुत एंगेज किया है। सर तापस बताया तो बेहतर है, स्वाति के साथ तापस की ट्यूनिंग जो है वो शोले फिल्म के जय और वीरू वाले, और वो उसकी शुरुआत स्वाति ने की है, क्योंकि तापस एक फन लविंग बच्चा था, स्वाति में वो सीरियसनेस थी कि हनुमान को कितना एंगेज करना है। बोलो, सही है ना? क्या बात है। अब मैं यूथपति से कुछ पूछूं, तब तक साक्षी हाँ तैयार हो जाएगी कुछ बताने के लिए। हाँ एक पूरी, जो उन्होंने बताया कि जैसे एक छोटी सेना का प्रमुख, इसको अपने 4, 6, 8, 10 लोगों को कंट्रोल करते हुए, वो ये जानता है कि नहीं जानता है कि वो एक देवता के साथ है या वो एक आम आदमी के साथ है, एक साधारण पुरुष के साथ है, उसको ये सब नहीं पता। दरअसल घटित तो वही हो रहा है, हुई है वही जो राम रचिला का, तो वही कर रहे हैं। लेकिन वे वे वहां पर, जैसे जब उनके फूल हटा लिए जाते हैं, तो वही थोड़ी जानते हैं किसी ने शरारत की है। वो दुखी हो जाता है कि कुछ हो गया है यहाँ पर ऐसा, कि फूल कहीं चला गया है। नहीं तो अगर
तो वहां पर देवता होकर अपीयर होते तो जान जाते कि ये सब क्या है और किसने किया है और क्या किया है, कहानी कुछ और हो जाती। लेकिन वहां तो वो सब उसमें शामिल होते जा रहे हैं सब इस पूरे समय के साथ। तो उस पूरे समय के अनुकूल होना उनका बहुत बड़ी बात है। तुमने इस पूरे उस पे एक बाह्य संरचना को साधने का काम किया, इसको महसूस करते होगे जी सर। शाश्वत। तो मंच पर किस तरह उपस्थित होते हो, क्या क्रियाएं चेष्टाएं करते हो विशेष क्षण में? बताओ क्या करते हो। कुछ भी कहो जो तुमको लगता हो, क्योंकि मंच पर तुम ही होते हो। हम्म, निर्देशक के कहे से, सर सर के कहे से। मंच पे मैं अपने ही तरह से प्रस्तुत होता हूँ, क्योंकि सर मुझे खुद नहीं पता कि वो कैरेक्टर क्या है। अभी तक तो नहीं पता चला है सर, अभी कोशिश में है कि वो करते करते पता चलेगा कुछ। वाह। लगातार एक अंतर शोध भीतर से लगातार। लेकिन हम तो सर ये मान के छात्र चल। बहुत ईमानदारी से अपनी बात कर रहा है। हाँ नहीं, मैं इस चीज को महसूस करता हूँ कि ये तो ये पूरी प्रस्तुति जो है हर क्षण तुम लोगों के शरीर में, तुम लोग की शिराओं में बहती रहती होगी। इससे तुम लोग कभी बाहर आते हो कि नहीं आते? हाँ, ये इनको पता है कि नहीं पता नहीं कि बाहर आए भीतर गए। बाहर आते हो कि नहीं तुम? हाँ सर, आते हैं। बाहर आते हैं, फिर भीतर भी भीतर भी जाते हैं, ये इतना पता है बस सर। नहीं, कि भीतर तो बाहर रहते ही आते हो। हैं। बाहर आते हो तो फिर झगड़ा मस्ती करते हो ऐसा? हाँ। हाँ सर, आपने देखा ही है। क्या बात है। वो 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 तो एक उज्जैन बार से मुझे भोपाल। याद है कि बहुत जाड़ों की एक रात थी हाँ और वहां ट्राइबल म्यूजियम के अहाते में हम लोग रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थे। हाँ आप अपने कामों में व्यस्त थे, जब आप खाली हुए होंगे आधी रात को 12 बजे के बाद, हाँ तो आप हम लोगों का हाल चाल लेने स्टूडियो की तरफ आने लगे। हाँ तो वहां यूथपति यही 5-6, उसने हाँ। एक लकड़ी का पटरा लेके एक यूथपति बाकियों को मार रहा था पटरे से। वही तो आप पूछा कि यार वो उस सबों को मार क्यों रहा है। ये इस तरह के कुछ संकेत वहां भी देखने में आए जब कुंभ हुआ था, कुंभ के मेले में। वहां तो हाँ वहां कुछ दिन रहे थे ना साथ में, तो एक दो हाँ घटनाएं वहां भी हुई थी ऐसी। तो मुझे लगा हाँ। था कि ये अचानक क्या होने, ऐसी बगावत टाइप क्यों होने लगी। तो आपने समझाया था कि बोले कि ये इनका, बोले ये अतिरेक में जाएंगे तो बोले मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बोले थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। हम्म। ताकि तो सर बताओ। वो एक बात बोलो भैया, तुम बोलो। बताओ कि लक्ष्मण करते क्या है, बताओ। अच्छा ये बता दो कि राम के जीवन में लक्ष्मण का क्या महत्व है, क्या लगा तुमको मंच पर? लक्ष्मण राम को परेशान देखकर उनके साथ होते हैं, उनकी तकलीफों को समझना चाहते हैं, यही बात है ना? हाँ। थैंक यू। और क्या बात है, और तो बताओ। इतना सहम क्यों रही हो, इतना तो बोलती हो, अभी तो बोल रही थी। बोलो। नहीं ठीक है, आपने वो कुछ बोलने जा रही है सर, बोलेगी अब। बोलो बोलो। बोलो बेटा। राम के साथ लक्ष्मण हमेशा रहते हैं और राम का एक हिस्सा है लक्ष्मण, और उनकी सारी बातों में उनके साथ ही रहते हैं। राम की शक्ति पूजा में तो खास करके राम के साथ लक्ष्मण ज्यादातर रहते हैं, उनके सुख और दुख में दोनों तरफ। राम जो है, लक्ष्मण जो है वो राम के साथ चले आए हैं अपने आप को राम के सुपुर्द करके। लेकिन कई बार कई जगहों पर वो राम के गार्जियन भी हो जाते हैं, जब उनकी अधिक चिंता करते हैं, उनकी अधिक फिक्र करते हैं, उनको परेशान होते देखकर आपा खो बैठते हैं। ये दृश्य कई बार रामचरितमानस में घटित होते हैं। अब हम बाल हनुमान क्या करते हैं?
हाँ, बाल हनुमान का क्या रोल है? बताओ। हनुमान बताओ। लला मेरे प्याले पंडित जसराज जी की वो मैं भूल नहीं पाता हूँ। तो इस प्रस्तुति को हाँ, देख कर ही मैं उसको सुना करता हूँ, लला मेरे हाँ, प्यारे लला। वो तो उन्हीं का गीत, उन्हीं की आवाज में एक औद्धत्यपूर्ण साधिकार स्नेह में हम लोगों ने अगवा कर लिया है। हाँ और बाकायदा साभार लिखते भी थे। हाँ। संकट मोचन संगीत समारोह में वो क्षण अचानक आ गया कि वो तो सामने बैठे हुए हैं अच्छा। और हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मुझे लगा सर कि कहीं वो नाराज न हो जाए हाँ कि अपनी प्रस्तुति का, अपने गाए हुए का इतना बेजा इस्तेमाल देख कर। लेकिन हमारे संगीत निर्देशक वही थे, जेपी शर्मा जी। हाँ। पूरी प्रस्तुति देख के सर पंडित जी रोते रहे शुरू से आखिर तक। क्या बात। पूरी प्रस्तुति देख के रोते रहे। महाराज जी से, प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्रा जी से, बीएन मिश्रा हाँ साहब से हाँ। बोल के गए कि बड़ा अच्छा काम है। बस इतना ही कहा कि बहुत मार्मिक और बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें प्रमोद डेकार्टे भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, आप जानते हो। प्रमोद भाई और प्रणाम। है ना, और बता रहा हूँ, अमूल दीक्षित, प्रिया पाटिल जी बहुत अच्छी पेंटर है बम्बई से, वो देख रही हैं। उसके उसके अलावा सुरुचि मोहता, डॉक्टर सुरुचि मोहता गायिका है, बहुत अच्छी, बम्बई में वो देख रही हैं। यहाँ पर जो आपके माध्यम के साथ साथ जो संस्कृति के दूसरे जो महत्वपूर्ण माध्यम है, वे सब उनसे जुड़े हुए कोई कोई सब इसके साक्षी हैं। और हमें क्या अब स्वाति और नंदिनी के पास जाना चाहिए? प्रिया जी ने आपको हाँ नमस्कार सर, कहा। बिल्कुल प्रिया जी को बिल्कुल बताना जाना चाहूंगा, चाहिए। प्रिया जी को बताना चाहूंगा कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, रूपवाणी वाराणसी के प्रमुख और वरिष्ठ रंगकर्मी श्री व्योमेश शुक्ल जी से, उनके कलाकारों से। इन्होंने राम की शक्ति पूजा, रूप निराला जी की जो कविता है उसको लेकर मंच पर नृत्य नाट्य प्रस्तुति बहुत ऐतिहासिक स्वरूप से पिछले एक दशक में अनेक प्रदर्शन किए और वो यूट्यूब पे उपलब्ध भी है। तो आप कभी भी उसको सर्च करके रूपवाणी और राम की शक्ति पूजा से सर्च करके देख सकते हो। प्रिया जी बहुत गुणी गुणी चित्रकार है और वो स्वयं सृजित है, मतलब उनको उनका कोई गुरु नहीं, कोई माध्यम नहीं, सिर्फ उनकी जिजीविषा और उसने कमाल किया है। वो भी पिछले दिनों हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा रह चुके हैं। तो ये अच्छा है कि हम बहुत सारे कलाकार मित्रों के बीच इस बातचीत को जारी रखे हैं। मैं सोचता हूँ कि सीधे अब उनके पास चला जाए, पर स्थिति हाँ ये सर। है, एक विमर्श बात ये है कि हाँ एक घंटा तो हम ही को हो गया है बात करते करते। हाँ तो या तो हम ये करें कि इस 8 मिनट को और बातचीत में कंप्लीट करके उनसे सेकंड बार हाँ जुड़ जाते हैं। तो हाँ, एक ठीक है ठीक है। तो 2 सेगमेंट हो जाएंगे, एक पार्ट ये वाला और एक वो, उससे फिर जितनी देर बात होगी हाँ तो उसमें फिर आप, बिल्कुल। तो मैं जब ये इससे बाहर होऊंगा तो मैं दोबारा लाइव होऊंगा उनके लिए। हाँ हाँ। और आप सब बने रहना, ठीक है आप सब जाना नहीं। सर। अरे हम लोग कहाँ जाएंगे सर, हम लोग कहीं नहीं। तो, तो बनारस में बहरहाल क्या माहौल है इस समय रामलीलाओं को लेकर? इस बार रामलीला हो रही है कहीं? क्या कहा जाए उसको सर। तुलसीदास की ही एक पंक्ति है, केशव कही न जाए का कहिए, देखी तव रचना विचित्र हरि, समुझी मन ही मन रहिए। इतना कॉम्प्लेक्स यथार्थ है। हाँ कोविड ने 2 गज की दूरी को अनिवार्य बना दिया। हाँ रामलीलाएं हैं कि मानस के लिखे जाने के पहले से बनारस में होती आ रही हैं, बल्कि वो हाँ। गोस्वामी जी के मानस लिखने की प्रेरणाओं में से एक है। मेरे पास सर हाईकोर्ट का एक इस आशय का जजमेंट है 1913 या 1914 का, जिसमें हाईकोर्ट ने माना है, ये पराधीन भारत के उच्च न्यायालय ने, कि रामलीलाएं
मानस के लिखे जाने के पहले से बनारस में होती रही थी। और अच्छा। उसका उसका जो स्क्रीन प्ले है वो वाल्मीकि रामायण और हनुमानाटक नाम का एक टेक्स्ट है, उस पर आधारित था। अच्छा अच्छा। हनुमान नाटक मतलब हनुमान नाटक, उसको अगर उसको संधि कर दें उसका तो हनुमान नाटक। अच्छा। और सर जो सबसे प्राचीन रामलीला है 450-500 वर्ष पुरानी चित्रकूट की रामलीला जिसको कहते हैं, सर उस रामलीला में रैदास के, कबीर के भजन शामिल हैं। जैसे केवट जो है जब बैठाता है नाव पर राम को, लक्ष्मण को, सीता जी के साथ, तो वो रैदास का भजन गाता है। अच्छा। तो हम लोगों ने अपने यहाँ सगुण निर्गुण के जो अकादमिक विभाजन कर रखे हैं अध्ययन अध्यापन की सुविधा के लिए, वो सब एसिमिलेट होके एक ही में मिल जाते हैं सर, बनारस की रामलीलाओं के प्रसंग में। अब सर वो रामनगर की रामलीला भी इस बार नहीं हो रही है, लेकिन उसके बदले में हो क्या रहा है सर, वो बहुत दिलचस्प है। मानस का प्रसंगानुकूल पाठ किया जा रहा है, रामायणी इकट्ठा हो रहे हैं। रामनगर में अभी किसी ने मुझे बताया, मैं एक बार भी गया नहीं सर, क्योंकि मैं उस खला का, उस शून्य का सामना नहीं कर सकता कि लीला क्षेत्र में लीला हो नहीं रही। तो हो क्या रहा है सर, जैसे वहां पे जो इंडोर स्पेस है, वहां पे भीतर से कमरा बंद करके रामायणी मानस की पंक्तियां पढ़ रहे हैं, जो उस दिन उस लीला विशेष में पढ़ी जानी थी, उसको विधिवत पढ़ रहे हैं, लेकिन नेमी लोग उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। वो कमरे के बाहर बैठे हुए हैं और कमरे के बाहर बैठ के वो पंक्तियां सुन रहे हैं। इसके उलट चित्रकूट रामलीला ने अयोध्या नाम की, जो उनकी अयोध्या जहां है बड़ा गणेश मंदिर के पास, और वो हम लोगों के स्टूडियो से 50 कदम की दूरी पर है, वहां पे रोज मतलब जो 25-24 दिन है रामलीला के, वो मानस की पंक्तियां पढ़ रहे हैं, स्वरूपों का श्रृंगार हो रहा है। अगली बातचीत मैं आपको भगवान जी की फोटो भी भेजूंगा। तो स्वरूप वहां बैठे रहते हैं, उस दिन की पंक्तियां पढ़ी जाती हैं, कुछ संवाद जो बोलने हैं वो भी स्वरूप बोल लेते हैं, और फिर लीला का वही पटाक्षेप हो जाता है। तो जो लीला घुमंतु लीलाएं थी बनारस की, अयोध्या कहीं और है, लंका कहीं और, कामदगिरी कहीं है, वो नहीं हो पा रहा है। और वो सब जो लक्खी मेले थे सर, जैसे भरत मिलाप कल होना है, तो कल वो नहीं होगा। ये सबको शहर में पुस्तकों ने भी ये कल्पना नहीं की होगी, मेरी ऊपर की 7 पीढ़ियों ने वो समय नहीं देखा होगा कि भरत मिलाप उस मैदान में उस तारीख को उस समय नहीं हुआ जब वो कल नहीं होगा। तो कल नहीं का दिन, कल अफसोस है कि नहीं का सबसे बड़ा दिन। ये लगातार ये इस पूरी बीमारी और इसके जो भय ने ये स्थितियां खड़ी करी, क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ा ये है कि इसमें कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि किसी भी तरह से छूट गई ना, एक बार कोई संकट में आ गया, बीमारी के गिरफ्त में, संक्रमण में आ गया, तो उसमें बचने का, कैसे बचेगा इसका कुछ पता नहीं। तो इतना बड़ा भय, इसी भय ने तो अंततः हमारे जो पारिवारिक रिश्ते नाते हैं उसकी अवधारणा का भी सच उजागर कर दिया है। बिल्कुल कर दिया सर, बिल्कुल कर दिया। हाँ, बिल्कुल कर दिया। जो नजदीकियों का शास्त्र था उसकी ऑडिट की जरूरत आ गई फिर से। तो घर में ही कई बार मतलब ये आपको मतलब चिकित्सकों ने मजबूर कर, हालांकि इस पूरे कठिन समय में तुमने एक बड़ा काम किया है, विष्णु खरे वाला। तो उसका मुझे लगभग, मैं जब तुम्हारी सक्रियता विष्णु खरे की टिप्पणियों को देख देख के कुढ़ता था, तो मुझे लग रहा था कि ये कुछ बड़े काम के रूप में सामने आएगा, तो वो अंततः आ ही गया, उसका मुझे संकेत मिल रहा था। तो वो खैर बढ़िया काम हुआ। और विष्णु खरे मध्य प्रदेश में ही जन्मे लेखक थे, एक बहुत महत्वपूर्ण कवि साहित्यकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है। वो काम तुमने किया, वो किताब प्रकाशित हो गई है सर, बस होने को है, वो होने को है, मतलब पाई। तो उसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो एक क्लासिकी इस राम की शक्ति पूजा के रूप में जो आपकी निधि इन सब बच्चों की, इन कलाकारों की है, इसको ये 7-8 वर्षों से 9 वर्षों से लगातार निभा रहे हैं,
उस समय की उम्र से लेके इस उम्र तक, जब बहुत सारी मैच्योरिटी भी आती जा रही है, आगे और भी आएगी, और जैसे जैसे ये परिपक्वता आती जाएगी उस प्रस्तुति की ओर अपनी गहराई और समृद्ध होती जाएगी लगातार। और मुझे लगता है कि एक समय वो भी आए कि वो आपको थोड़ा सा आराम दे। मतलब एक आरंभ में जो निर्देशक का बहुत परिश्रम हो जाता है, सृजनात्मक परिश्रम, वो जैसे जैसे कलाकार मैच्योर होता जाता है या अभ्यस्त होता जाता है, वो कम होता जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पटरी पर इन कलाकारों के माध्यम से दौड़े, ये मैं शुभकामना देता हूँ। और ये अपेक्षा करता हूँ कि ऐसी ही कोई दूसरी चीज फिर कोई आगे सोचो, रचो, खड़ी करो, और वो भी इसी तरह पहचानी जाए, राम की शक्ति पूजा की तरह। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी ये पूरी बातचीत तुम लोगों ने सुनी थी, दोनों ने, हाँ है ना? हाँ सुनी थी। क्या अनुभव रहा? हम देखो, तुम लोग वहां पर नहीं थे, एक जगह पे होना मुश्किल था, इसलिए हम लोग आ, तुमसे बात शुरू करके तुम्हारे पे ही खत्म कर लिए। लेकिन उस वो सारी बातचीत अधूरी रह जाती अगर हम तुम दोनों से बात नहीं कर पाते। तो ये एक संयोग ये एक संयोग है कि अब इस पे इस पूरी व्यवस्था इसमें ऐसी है कि अब एक साथ अलग अलग जगहों से ज्वाइन करना मुश्किल है। इसकी इसकी अपनी एक सीमा है, एक बार में एक ही बात हो सकती है। तो लेकिन सारे लोग हमारे साथ में हैं, व्योमेश जी भी साथ में हैं, और रूपवाणी के सब साथी, तापस, शाश्वत, साथी, सब साथ में। तो इस बातचीत में मैं वही आपसे भी सुनना चाहूंगा कि कितने वर्ष हो गए जब आप दोनों रूपवाणी से जुड़े? दोनों एक साथ जुड़े या पहले कोई जुड़ा फिर बाद में दूसरी बहन आ गई? नहीं सर, बताओ मुझे। पहले हम जुड़े थे। पहले तो जुड़ी थी? पहले हम, हाँ, फिर उसके बाद नंदिनी। अच्छा, ये कितने साल पहले की बात है? सर 11 साल। 11 साल हो गया। अच्छा, जी सर। कैसे मन हुआ कि थिएटर में आना चाहिए और ड्रामा की दुनिया को चुनना चाहिए अपनी एक्टिविटी के लिए? सर ऐसा कुछ पहले से मन नहीं था। मन तो बनाया गया है, सर ने मन पूरा जैसे एक जैसे मूर्ति जो बनाता है शिल्पकार, वैसे हम लोगों को सर वैसे बनाए हैं। पहले जब हम यहाँ पर पढ़ने आए थे, हाँ। इस विद्यालय में, तो सर साहित्य के टीचर थे। मेरे क्लास में वो पढ़ाते थे हिंदी साहित्य। तो फिर यहाँ पर कुछ नाटक होते थे जो साल में होते हैं, वार्षिक। तो फिर उसमें हमको शामिल किया गया। फिर वहीं से उन सर को लगा कुछ इसमें है, इस लड़की में कुछ है, तो सर को लगा। फिर सर ने फिर शुरू किया राम की शक्ति पूजा। फिर उसमें ये तय हुआ कि मुझे राम का अभिनय करने को बोलना चाहिए, तो फिर शामिल कर लिया सर ने। तब से जुड़े हैं उनके साथ। अच्छा, और नंदिनी तुम्हारी बहन है, इसमें दोनों में बड़ा कौन है? सर हम बड़े हैं। तुम बड़े? अच्छा अच्छा, तो तुम्हें फिर नंदिनी को भी लेकर आई होंगी, ऐसा होगा? हाँ सर। नंदिनी बताए। सर मैं सर से बोली, सर मेरी छोटी बहन है जो मेरे तरह ही लगती है, तो सर बोले इसको ले आओ। सर बहुत चकित हो गया, अरे ये क्या? हाँ। तो सर बोले कि इसको ले आओ, एक दिन देखा जाए क्या है। हाँ। तो फिर सर हम जब उसको ले आए तो सर बोले कि इसका भी एडमिशन करवा दो यहाँ पर। तो जैसे ही इसका एडमिशन हुआ तब वो शामिल हो गई हम लोग के साथ। और थिएटर करने की भी रुचि समान रूप से जागृत हुई? सर थिएटर क्या होता है, हाँ। ये तो पता ही नहीं था ना तब। हाँ। आपको 16 साल की उम्र में ये क्या कैसे पता चल जाएगा कि थिएटर क्या होता है, नाटक क्या होता है, साहित्य, कविता, ये सब क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था। हाँ। हम लोग एक आम लड़कियां हैं, और सर का एक बहुत बड़ा योगदान है। जो भी हम लोग के टीम में हैं लोग, 15 जितने भी हैं लोग, उन लोग को सर मतलब कि हाथ भी उठाने नहीं आता है, कैसे मोड़ना है कलाई, कैसे बोलना है, कैसे मतलब पूरा बॉडी लैंग्वेज कैसे तैयार करना है, वो एक एक हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया है सर ने।
तो बहुत बड़ा योगदान है सर का। तुम लोगों को उन्होंने सबसे पहले कहा होगा कि इसको पढ़ो भी, राम की शक्ति पूजा तुमने पढ़ी थी सबसे पहले इस काम को शुरू करने से पहले? सर ने ही पढ़ के सुनाया था सबसे पहले। उसमें तुमको किस तरह का आकर्षण हुआ, कैसे एकदम लगा कि नहीं ये काम करने लायक है, करना चाहिए? सर ये सोचे नहीं हम लोग कि हम लोग को ये काम करना चाहिए, या ये इतनी बड़ी कविता है, ये साहित्य है, ये सोच के नहीं किया है। बस कुछ है, ये डांस ड्रामा है, इसमें तुम्हें रहना है, और एक अच्छी कविता है, बहुत बड़े कवि हैं, मतलब इनकी कविता है, तुम्हें रहना है। जब उसकी म्यूजिक बन गई, जब हम लोग को उसमें हम लोग जब शुरू एक करीब 10 शो करने के बाद मुझे पता चला राम की शक्ति पूजा है क्या। तब हमको पता चला कि राम की शक्ति पूजा है क्या। तब तक हमको पता ही नहीं था, बस ऐसे ही करते जा रहे थे। जैसे होता है ना, बासन अधिक घिसने से, जैसे आप एक बर्तन को घिसते जाइए घिसते जाइए घिसते जाइए, उसमें जो चमक आती है ना, वो सर का काम है। हाँ, वो सर ने किया है। अच्छा, राम के बारे में तो जानती होगी पहले, राम कौन थे, राम के बारे में तो जानती होगी। जी जी, हाँ, राम के बारे में तो जानते थे, जैसे कि राम दशरथ के लड़के थे, और ये सब जैसे नॉर्मल बात है, वो सब तो जानते ही थे। रामलीला देखी थी उससे पहले, हाँ करने से सर, पहले? हाँ कहीं ना कहीं मन में ये रहा कि राम ऐसे होते हैं तो? हाँ सर, राम का याद है, भरत मिलाप होता है हम लोग के बगल में, नाटी पे जो भरत मिलाप होता है, मेरे पापा दिखाने हर साल, जब से पैदा हुए हम लोग, तब से हम लोग हमेशा हर साल देखते हैं रामलीला। और जो सड़क पे होती है रामलीला, तो हम बनारस में रामलीला हर जगह होती है ना, कभी चौरा पर होती है, नाट्यमली पर होती है, चेतगंज, हर जगह रामलीला, जहां आप निकलिए अरे रामलीला हो रहा है, शामिल हो जाओ। मतलब ऐसे ही हम लोग का, मतलब बनारस ऐसी जगह है कि गली गली में आपको राम मिल जाएंगे, गली गली में आपको शिव जी मिल जाएंगे। तो रामलीला को तो बहुत अच्छे से हम लोग तब तक जानते हैं। डमरू खरीदना, बर्तन खरीदना, ये सब मतलब बहुत मजा आता था, मेला में घूमना, ये सब तो जानते ही थे। सीता के बारे में तुम्हारी क्या जानकारियां थी नंदिनी? सर पहले से कोई जानकारी तो थी नहीं, और जो रामलीला होता है उसमें सीता का उतना कोई रोल तो होता नहीं हाँ, है। वही। और लेकिन हाँ, राम की शक्ति पूजा में जो हमको हमको महसूस हुआ है, सीता की जो कोमलता, हमको लगता है कि वो मेरी कोमलता है, जो हम दिखाते हैं वो हमसे मेरी कोमलता मांगती है वो सीता। बहुत अच्छी बात है ये। रामलीला में ये सही बात है कि सीता को गिनती के संवाद बोलना है, और ज्यादा टाइम उनका अपहरण हो गया, राम उनको उठा ले गया, तो सीन से ही हट गई। अब उसके बाद उनको छोड़कर बाकी सारे किरदार तो हैं, पर सीता नहीं है। तो अब इस क्षण में जब जहां पर ये इतना बड़ा संघर्ष हो रहा है, तो सीता को कायिक रूप से महसूस करना है राम का अपने साथ, अपने अपने पास, और फिर इस तरह से पूरा मंच व्यवहार, तो इसमें निश्चित रूप से आप लोगों को जब ये चरित्र करने को मिला, जब आप लोगों ने इसको करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, निर्देशक से समझना शुरू किया, फिर वो दिन आया जब आप मेकअप में आए, आपका एक स्वरूप तैयार हुआ। पहली बार जब राम बन गई तब चेहरा देखा हुआ दर्पण में, जब सीता बन गई जब चेहरा दर्पण में देखा हुआ, क्या महसूस किया उस समय? उस समय कुछ फर्क लगा कि जो सोचते थे उससे अलग कुछ हुआ है? हाँ, जैसे ही मतलब आप तैयार हो रहे, जब हम लोग मेकअप रूम में होते हैं, पहले तो ऐसे ही बस तैयार कर, अब पहले तो उतना अनुभव नहीं था ना, जानते जानते जाना है कि क्या मतलब क्या होता है, मुकुट क्या होता है। अब ऐसा लगता है जैसे मेकअप, जैसे किसी आप पूजा में शामिल होना जानते हैं ना, जैसे मुकुट की पूजा होती है, जैसे ही मुकुट आप धारण करते हैं तो आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा चीज जो आप धारण कर ली है, मतलब उसके बाद ना तो आपको हिलना है ना तो कुछ करना है, मतलब एक चीज जो बहुत बड़ी चीज आप उसको शामिल कर लिए हैं, अब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, आपका जीवन उसी में चला गया है, आप राम हो गए हैं। मुकुट पहनने के बाद आप राम हो गए हैं, फिर आप स्वाति नहीं होते हैं, हो ही नहीं सकते ना आप मुकुट पहन के, मुकुट राम की चीज है, तो आप स्वाति हो ही नहीं सकते। हाँ, ये अलग बात है कि आप
अपने एक्टिंग में, अपने राम में स्वाति को कैसे शामिल करते हैं, ये अलग बात है। वो उसके अंदर भीतर वो चलता रहता है, राम स्वाति, स्वाति राम। अच्छा, हमने ये महसूस किया है, वो व्यक्तिगत रूप से देखते हैं कि इस प्रस्तुति में राम का चेहरा बहुत व्यथित और करुणा से भरा हुआ है। इसके पीछे क्या कारण? वो तुम्हारे चेहरे से अभिव्यक्त होता है। जी सर। एक तो जो सब लोग कहते हैं कि तुम जो अभिनय करती हो उसमें दुख जो है कुछ ज्यादा ही है। तो मेरे चरित्र की वो विशेषता होगी शायद, हमको लगता है कि हमसे कुछ सुख का कुछ बन नहीं सकता। मतलब मेरा जीवन जो है दुख के लिए ही हुआ है, ऐसा हमको लगता है, सब लोग कहते भी हैं। एक ये बात भी है, और दूसरी बात सर ये कि जो तुलसीदास के राम थे और वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हाँ, और जो निराला के राम है वो बिल्कुल हम लोग की तरह, आपकी तरह, मेरे तरह आम आदमी है। वो रोते हैं, वो उनके अंदर भय होता है, उनके अंदर क्रोध आता है, उनके अंदर उत्साह। वो जैसे हम लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं उस तरह के राम है निराला के उस तरह के राम है। तो उस तरीके से मैंने समझने की कोशिश की है सर। नंदिनी बताएं, नंदिनी की सीता लगातार एक अर्धांगिनी की तरह अपने पति के एक एक संघर्ष में उनके कष्टों से, उनकी परेशानियों से व्यथित हो जाने वाली, उनका मनोबल बढ़ाने वाली, और कहीं ना कहीं जब वो उनको एक शक्ति मिलती है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सीता ही वो रूप होता है ना, वही रूप जो पार्वती होती है, जो सीता होती है, जो शक्ति होती है, कहाँ से वो आती है शक्ति? तो है तो सब सराउंडिंग में ही, एक दायरे के भीतर ही। उसको तुमने कैसे व्यक्त किया मंच पर? सर सीता का भाव जो है वो अलग है, और जब हम देवी का रोल करते हैं उस वक्त हमको क्रोध दिखाना होता है, और उत्साह भी दिखाना होता है, प्यार दिखाना होता है, प्रेम दिखाना होता है। तो दोनों एक अलग अलग भाव है सीता और देवी का, लेकिन है वो एक ही। हाँ, दोनों ही शक्ति के रूप हैं, दोनों। हाँ, एक ही स्वरूप है। लेकिन वो एक समय में सहधर्मिणी है और एक समय में संकट मोचनी, ऐसा कहा जाए। हाँ। अब जब मंच पर दोनों काम करते हो, उस तरह का रोल करते हो, भूमिका करते हो, तो आपस में कहीं कोई कंपटीशन होता है क्या? हाँ सर, हर वक्त रहता है सर, ऐसा नहीं है, बिना कंपटीशन के हो ही नहीं सकता। हर एक दूसरे कलाकार के बीच अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल होती है सर काम करने में। कैसे बताओ सर? ऐसा नहीं है सर। सर अब जीवन में भी आ गया है वो चीज। हाँ। इस तरह का कंपटीशन जो होता है वो परस्पर श्रेष्ठ भी बनाता है लगातार। आप हमेशा, ये तो होता है कि कक्षाओं में भी जो विद्यार्थी होते हैं, अच्छा याद करने वाले, अच्छा लिखने वाले, फिर अच्छे नंबर लाने वाले, यही होता है ना। उसमें कई बार ये होता है कि अगर आपको कहीं से कोई प्रश्न पता भी चल गया भूल से, तो आप उसको दूसरे को नहीं बताते। तो यहाँ पर क्या स्वयं भी कुछ अपनी ओर से नवाचार करने की कोशिश करते हो बेहतर करने के लिए? हाँ सर, जैसे कि छंद छंद पर कुमकुम है, टीका है एक, वागीश शुक्ल का, उसको मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है। वो जैसी जैसी टीका लिखते हैं, मतलब उसके बारे में उनकी क्या राय है, उसको बहुत पढ़ के सोचते हैं कि उसको भी कुछ अपने अंदर लाएं। बहुत अच्छी बात। और कृतिवास, बंगाल का कृतिवास रामायण जो है, निराला की राम की शक्ति पूजा से बहुत प्रभावित है वो, बहुत ज्यादा। अच्छा। वो सब पढ़ा है आप लोगों ने? जी सर, पढ़ा है। अच्छा। और ढूंढते रहते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ मतलब उसको शामिल करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपनी राम की शक्ति पूजा को और आगे बढ़ाएं, कैसे अपना जो उसको और ऊंचा करें, अपना राम का अभिनय जो है।
अभी तक किन किन शहरों में प्रदर्शन हुए हैं इसके? कहाँ जाने का मौका मिला? सर हाँ, दिल्ली सर दिल्ली और भोपाल, रायपुर और नागपुर, रांची उज्जैन भी? और कलकत्ता, आगरा आगरा कलकत्ता, गुवाहाटी और शिलोंग, अच्छा अच्छा। टांडा, सब बहुत सारी जगह पे सर। कोई कहाँ कहाँ ये लगा कि बहुत अलग ढंग से कोई बात बनी, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा प्रदर्शन, किसी कार्यक्रम का हिस्सा याद आता जी हो? सर। ऐसी बहुत सी जगह हैं सर। पहली बार हमको जब अनुभव हुआ कि हाँ इसमें कुछ है, वो था हाँ IGNCA वाला शो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली में। जी सर। उसमें लगा कि कुछ हो रहा है मेरे साथ जो है, ये कुछ सिर्फ अब वो मतलब डांस ड्रामा ही नहीं है, हाँ कुछ हो रहा है मेरे साथ, कुछ चल रहा है। हाँ। तभी तभी ये हमको पता चला कि ये है, ये करना चाहिए, ये एक अच्छी चीज है और ये हमसे बन रही है। कि व्योमेश जी बता रहे हैं कि वो वाला शो बहुत अच्छा दिल्ली है। में 7 बार हुआ है, 7 बार करने का मौका मिला। हाँ जी सर। बड़ी बात है ये। क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर कला संस्कृति के मर्मज्ञ और अनेक विधाओं के लोग, अनेक विधाओं में रुचि लेने वाले। भोपाल में 5 बता रहे हैं, अनेक शो, मतलब इधर मध्य प्रदेश में कई जगह हुआ, हाँ मध्य प्रदेश में कई बहुत कई जगह। जगह हुआ ना। कुंभ में भी हुआ था। कुंभ में हुआ था 2 बार, 2 जगह पे हुआ था। अभी इसमें अब आगे जब कोविड आया था उससे पहले कहीं कुछ तैयारी बनी थी क्या कहीं जाने की? मार्च में तो एकदम से कह दिया गया कि अब कहीं कोई बाहर नहीं निकलेगा, ये बीमारी फैल रही है। लेकिन मार्च को जरा याद करो, अप्रैल मई जून में कहीं कुछ प्लानिंग बन रही थी क्या? सर एक जगह गए थे हम लोग, रायपुर कर आए थे, उसके बाद कोई प्लानिंग थी नहीं हम लोगों की। जबलपुर और रायपुर करके आए थे हम लोग। अच्छा, मार्च जनवरी में जबलपुर भी किया था। हाँ फरवरी में जबलपुर। हाँ, वो तो खजुराहो भी गए थे बता रहे हैं। हाँ खजुराहो भी गए थे। तो मतलब मार्च के बाद ऐसा कोई प्लान नहीं था कि कहीं होने वाला है फिर वो रुक गया हो इस वजह से? नहीं सर, नहीं था, अरे ऐसा कोई पहले से प्लानिंग नहीं था सर। इस अभी इन 7-8 महीनों में क्या गतिविधि रही कलाकारों की, स्वाति कलाकार की और नंदिनी कलाकार की? क्या पढ़ा, क्या लिखा, सर क्या हम किया? लोग तो घर पे ही रहते थे, मतलब कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे और ये सोचते थे आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, कहाँ कहाँ जाके ये रुकेगी बात, और मतलब हम लोगों का क्या होगा, हम लोग का शरीर कहीं कहीं मतलब उसके साथ कुछ घटना ना घटित हो जाए, हम लोग कुछ कर ही ना पाए मंच पर जाकर। इस तरह का भय भी हो रहा था, कहीं कुछ आगे नाटक ही नहीं मिलेगा, कुछ मतलब कहीं हम लोग जा ही नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, इस तरह का भय काम कर रहा था बीच में। लेकिन जैसे ही सब कुछ खुला थोड़ा वो कम हुआ, लेकिन अभी भी कुछ मतलब कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या होगा, अब तो लेकिन आगे मंचन मिलेगा भी कि नहीं हम लोगों नहीं, को। अब तो जैसे देश में भारत सरकार की भी गाइडलाइन हुई है कि 100-200 की उपस्थिति में फिजिकली कार्यक्रम किए जा सकते हैं। तो जी सर, जब गायन हो सकता है, वादन हो सकता है, नृत्य हो सकता है, तो मुझे लगता है नाटक और नृत्य जी सर, नाटिका की भी स्पेस तो बनेगी एक, जी है ना? सर। तो अभी कुछ आशा बन रही है कि अभी भी वैसी निराश होकर सोच रहे हो? नहीं सर, अभी अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है बस, लेकिन हम लोग काम करते जा रहे हैं, ऐसे शॉर्ट फिल्म बनाना, इस तरह की स्क्रिप्ट पढ़ना कि क्या हो, छोटे छोटे में क्या हो सकता है, क्या बन सकता है, 1-2 मिनट में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, कुछ ये बता रहे थे हमको आपके गुरु व्योमेश जी की कुछ शॉर्ट फिल्म के क्षेत्र में कुछ जी कुछ सर। पहल की है, कुछ कुछ किया है क्रिएटिव का। जी सर। लेकिन सर तापस ने ही वो वीडियो बनाया, तापस नहीं बनाया। जी सर। लेकिन जी हाँ, सर, जी लेकिन सर। इस बीच इंडियन थिएटर को लेकर, भारतीय रंगमंच को लेकर कुछ और सोचा नहीं कि कुछ और नई चीजें पढ़े, अधिक जानने की कोशिश करें? हाँ सर, मतलब सोच तो रहे हैं सर, क्या मतलब आगे क्या हो सकता है कि मॉडर्न जैसे थिएटर किया जाए, जैसे कि हमको तो ये भी लग रहा था ना सर कि रामचरितमानस को ही लेकर
उसकी कुछ और कहानियां को लेकर किया जाए, मतलब किसी एक मुद्दे पर बात किया जाए। हाँ जैसे पूरी उसकी कहानी ना बताया जाए, हाँ जैसे राम और सीता के बारे में बात किया जाए, राम सीता हनुमान को लेकर कुछ बनाया जाए, छोटा छोटा कुछ किया जाए। ये एक दिमाग में चल रहा है। नंदिनी क्या सोचती है? सर हम भी यही सोचते हैं कि कुछ नया करने की कोशिश है, कि कुछ नया नया स्क्रिप्ट पढ़ा जाए। हाँ जो अभी हो रहा है, कोविड आया है जिस वजह से अंधेरे में हम लोग पढ़ रहे थे, अंधेरे में सर पढ़ रहे थे हम लोग अंधेरे में, तो उसको करने का विचार है। एक दो वीडियो ही बनाया अंधेरे में भी तापस ने। अच्छा अच्छा। और अभी फिर से कुछ मतलब रूपवाणी की ओर से आप लोग को कुछ आदेशित हुआ है कि दोबारा से पूर्वाभ्यास वगैरह शुरू किया जाए, स्टार्ट किया जाए? ये इसको लेकर कोई योजना बनी है अभी? वो देख सर अभी तक तो नहीं बनी है सर, देखिए क्या होता है आगे। योमेश भी चूंकि है, इसको देख रहे हैं कार्यक्रम को, तो उनसे पूछ सकता हूँ कि क्या उन्होंने कुछ प्लान किया है जी कि आगे सर। कब से रिहर्सल वगैरह दोबारा शुरू करेंगे, फिर से स्टडी और रीडिंग रीडिंग कहते हो ना आप लोग, रीडिंग वगैरह नए नाटक की या पुराने भी हाँ किसी नाटक की दोबारा से तैयारी शुरू हो? वो उस पूरे अनुशासन में या उस पूरे वातावरण में कब से लौटने का इरादा है? ये हमारा सवाल योमेश से है इस समय। और बताओ। जी सर। बाकी बाकी जो पंचरात्रम है ना, जी सर, पंचरात्रम, रश्मि रश्मि रथी, रथी और चित्रकूट, चित्रकूट, कामायनी। कामायनी, और इधर मैकबेथ जो किया, ये जी एक सर। अलग ढंग का एक्सपेरिमेंट है। हाँ सर, वो एक अलग तरीके का है, बहुत लेकिन मजेदार काम है सर है वो। ना? उसको बहुत मजा आया उसको करके। उसके भी तो कई प्रदर्शन होगा इधर बाद में ना। हाँ सर। हाँ, 5-6 हुए, 5-6 ही अच्छा हुए। अच्छा। फिल्म में भी देखी, ऐसा कह रहे हैं योगेश। आगे फिर अब यही हम मान के चले कि दोबारा से जब ये थोड़ा सा और वातावरण जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि शायद महीने 2 महीने में या इस साल के खत्म होते होते वैक्सीन बाजार में आ जाएगी और थोड़ा सा आत्मविश्वास और समृद्ध हो जाएगा, तो फिर सारी चीजें पटरी जी पर सर। लौटेंगी, हम ये मान के चलते हैं। अभी आपके शहर जी में सर। वाराणसी में प्रतिदिन कोविड के मरीजों की संख्या क्या रहती है? सर तो कम हुई है, अभी इधर भी कम हुई है कुछ। जैसे भोपाल में पहले तो भोपाल में इस समय लगभग 200 के आसपास प्रतिदिन मरीज निकलते हैं। सर यहाँ भी वैसे ही है। लगभग 200। हाँ, लगभग 200, 250, यही सब, यही रेशिया तो है। ये बढ़ा हुआ है कि घट रहा है? पहले ज्यादा था। अभी तो घट ही रहा है सर, धीरे धीरे घट रहा है। अच्छा अच्छा, घट रहा है। और शहर में उस तरह से सब रौनक है, निकलना बैठना शुरू हो गया? हाँ, सब सब रौनक है सर, बस काम ही नहीं है। काम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ इस समय जो हमारे साथी जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और जब ये YouTube में चला जी जाएगा सर। स्थायी जगह, तो वहां भी और लोग देखते रहेंगे। हमें राम की शक्ति जी पूजा सर। में आप दोनों का एक चित्र शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो अभी कोई रखे हो फोटो आसपास? हाँ सर, होगी फोटो। जाओ एक जन ढूंढ के लाओ, दिखाओ यहाँ पर जो बाकी लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब इस रूप में तो हमने तो तुम लोगों को मंच पर भी देखा है, पर जो और लोग इस कार्यक्रम का जी हिस्सा सर। बने हैं उनको अभी नहीं हाँ। अंदाज। जी सर। रूप ये जी सर, एक हाँ, मिनट जाओ रुकिए। एक जन देकर आओ। ये आ जाएगा इशारे से। सर ये है एक फोटो, दिख रही है? हाँ, और पास करो। ये हमारे सभी जो कार्यक्रम देख रहे हैं, इसमें नंदिनी और स्वाति राम और सीता के स्वरूप में दिख रहे हैं। और ये सभी को जो जो इस बातचीत को बाद में सुनेंगे, उनको हम बताना चाहेंगे कि राम की शक्ति पूजा YouTube में भी रूपवाणी के अकाउंट्स पर उपलब्ध है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, है जी ना? सर। आप दोनों इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए हम आभारी हैं। समय समय पर और भी आते रहिए। सर
बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत जी दुआएं, सर। बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।